गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत अगले पॉइंट के बारे में। इससे पहले हमने भूमिका, रूढ़िवाद और पक्षपात देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के ही अगले टॉपिक के अंतर्गत, जिसका नाम है जेंडर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। ठीक है, जेंडर एवं अन्य असमानता के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो भारत में जेंडर असमानता प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। जेंडर असमानता में समय के साथ परिवर्तन देखने को हमको जरूर मिला है। प्राचीन काल की तुलना में अगर हम बात करें तो मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि मध्यकाल में जो है काफ़ी जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ देखने को हमको मिला, जिस कारण से महिलाएं काफ़ी जो है पीड़ित हुई, परेशान हुई, है ना। वर्तमान में जेंडर असमानता में सरकारी प्रयास किए जरूर जा रहे हैं और समानता जो है इस प्रकार का अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये केवल शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर टोटल बात करें हम तो भारतीय समाज में जेंडर असमानता अभी भी फैला हुआ है। अगर हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसने क्या किया है, अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म का हो, है ना, सबसे प्राप्त की हैं। महिलाएं गरीबी के कारण न्यूनतम मजदूरी पर जो है अब कार्य करने लगी हैं, घरेलू कार्य करती हैं, अनैतिक कार्य तक करने के लिए विवश हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जेंडर असमानता के कारण ही हो पाया है। और ये जेंडर असमानता जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है सामाजिक असमानता से विभिन्न प्रकार के जो समाज में व्याप्त असमानता है उसी को हम सामाजिक असमानता बोलते हैं। और जेंडर के आधार पर भारतीय समाज में स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शिक्षा, सम्मान इत्यादि अवसर जो है, या फिर हम बात करें पोषण युक्त भोजन भी जो है कम प्रदान किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है और उसको अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है ना। इस प्रकार की अनेक सारी ऐसी सामाजिक असमानताएं हैं जो कि जेंडर असमानताओं को जन्म देती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं सामाजिक असमानता के जो आधार हैं उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला पॉइंट सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक असमानता के आधार के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा क्या है, वो है जाति। हम जानते हैं कि भारत में जो है विभिन्न प्रकार के जाति जो है यहाँ पे निवास करते हैं, जिसमें से सामान्यतः उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत है जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी। इन प्रकारों के अंतर्गत भी अनेक प्रकार की जातियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे को हीन समझते हुए असमानता का व्यवहार करने लगते हैं। सामान्य जातियाँ अनुसूचित जाति से, जनजाति की जातियों के साथ या फिर अन्य जो है उन लोगों के साथ जो है भेदभाव या फिर असमान व्यवहार करने लगती हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज़ जो है यहाँ पे पैदा होती हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो धर्म। भारत हम जानते हैं शुरू से ही कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें बहुत सारे धर्मों की बहुलता है। बहुसंख्यक जो धर्म हैं वो क्या करते हैं, अल्पसंख्यक धर्म वाले व्यक्तियों के साथ जो है असमान व्यवहार करते हैं। और ऐसा ही नहीं है केवल बस बहुसंख्यक ही धार्मिक आधार पर असमानता रखते हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों के द्वारा भी यही भेदभाव किया जाता है ना। इनमें समान धर्म के लोगों को मकान उपलब्ध करवाना, आर्थिक सहायता या अन्य सहायता करना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं आय या इनकम के बारे में। तो आय जो है आर्थिक आधार पर अगर हम भारत में बात करें तो अनेक असमानताएं हमको देखने को मिलती है। अमीर गरीब में जो भेदभाव है वो सामान्य सी बात हो चली है, जिसे हम वर्तमान में नज़रअंदाज करने लगे हैं। अमीर व्यक्ति धन के बल पर सभी सुविधाओं को एकत्र कर लेता है, जबकि गरीब के लिए यह जो है बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। हमेशा अमीर एवं गरीब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना विद्यमान रहती है। तो जाहिर सी बात है इससे राष्ट्र और देश में नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा वाली तो बात यहाँ पे है नहीं है ना भाई। चौथा चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो क्षेत्रीयता का आता है। ठीक है, भारत में जो है अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ क्षेत्रीयता के आधार पर असमानता जो है किया जा रहा है। भारत एक विशाल देश है, हमको अच्छी तरीके से पता है, जहाँ पे क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आया है।
इसमें एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से असमानता प्रदर्शित करता है, चाहे वो खान पान, रहन सहन या किसी भी प्रकार की चीज़ों से हो, है ना। तो उसमें क्या है, इस प्रकार के असमान व्यवहारों से ही राष्ट्र को, देश को, परिवार को, समाज को जो है क्षति पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं जो है ये इनइक्वलिटीज़ के अंतर्गत जो है बढ़ोतरी हो रही है। अगला पॉइंट हम बात करें तो प्रजाति के बारे में। तो प्रजाति जो है, भारत में अनेक प्रकार की प्रजातियों के लोग जो है निवास करते हैं। इन प्रजातियों के मध्य भी हमको असमानता जो है देखने को मिलता है ना। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति हैं, जैसे आर्य है, द्रविड़ है, मंगोलायड है, इन सब में जो है आर्य जो है अपने आप को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं, है ना भाई। लेकिन यह चीज़ जो है जरूरी नहीं है कि आर्य ही श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का जो सूचक है या कोई पैरामीटर ऐसा नहीं बनाया गया है जिससे यह पता चले कि कोई पर्टिकुलर प्रजाति जो है अधिक श्रेष्ठ है, बल्कि ये जो है आपसी मतभेद और जो भेदभाव हुआ है वो कहीं ना कहीं इसका मुख्य मुद्दा जो है या तो वो लैंगिक है या तो वो अन्य प्रकार के असमानताओं से ग्रसित हैं। छठवां पॉइंट हम बात करते हैं शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता के आधार पे, है ना। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता जो है यह भी कहीं ना कहीं जो है असमानता को जन्म देती है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे सभी व्यक्ति जो है अपने आप में शारीरिक और बौद्धिक दोनों विशिष्टताएं रखते हैं। जो शारीरिक रूप से सक्षम है वो अक्षम और दिव्यांग लोगों के साथ असमानता व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को हीन भावना से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं गलत है ना भाई। सातवां चीज़ है यहाँ पे हम बात करें तो संस्कृति। भारत विशाल देश है, शुरू से बात की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पे निवास करती हैं, और तो उनमें क्या होता है संस्कृति के बेस पे भी, चाहे वो खान पान, वेशभूषा, नृत्य, संगीत इत्यादि किसी भी का भी मामला हो, तो उसमें एक दूसरे से हीन भावना वहाँ पे रखी जाती है। आठवां अगर हम बात करें भाषा, है ना, भाषाओं के बारे में अगर हम बात करें तो भाषा के आधार पे भी असमानता हमको देखने को मिलती है। आप देख लीजिए साउथ रीजन को, नॉर्थ ईस्ट रीजन को, सेंट्रल रीजन को, यहाँ पे भाषाओं से संबंधित बहुत सारी विभिन्नताएं और असमानताएं हमको देखने को मिलती है। बहरहाल भारतीय संविधान की अनुसूची में जो दर्ज भाषाओं की संख्या है वो 22 है, और ये भाषा जिस भी क्षेत्र में चल रहा है वहाँ पे ये कोई राष्ट्रभाषा न होने के कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। राष्ट्रभाषा नहीं होने से भी ये दिक्कत ये है कि इन लोग अपने क्षेत्रीय भाषा को काफ़ी प्रधान मान रहे हैं, उनसे भी ऊंचा मान रहे हैं। तो एक देश एक भाषा होनी चाहिए, ऐसा भी एक जरूरी पॉइंट हमारे पास यहाँ बन के आता है सामने निकल के, है ना भाई। अगला पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो चाहे भाषा हो, संस्कृति हो या अन्य किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता ही है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके दुष्प्रभाव क्या है ना भाई। ये सब करने से, ये सब जो इनइक्वलिटीज़ है या असमानता कर रहे हैं, तो उससे क्या परिणाम मिलता है या उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। तो दुष्प्रभाव के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। दुष्प्रभाव में अगर हम बात करें तो इसमें पहला चीज़ अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, समाज जो है विघटित होगा। जो हम एकता की बात करते हैं वो एकता और अखंडता ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रह सकती, है ना भाई, अगर इस तरीके से हम बात करें तो। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं शोषण के मामले जो है सामने उभर के आएंगे, है ना भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें, जैसे कि सामाजिक असमानता के कारण जो वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं वो अन्य वर्गों पर अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे, और जिसके फलस्वरूप शोषण की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है ना भाई। राष्ट्रीय एकता में कमी आएगी, जाहिर सी बात है। सब लोग अगर अलग थलग अपने अपने बातों में अड़ गए तो ये राष्ट्रीय एकता में कमी ही आएगी। भावात्मक एकता में भी कमी आएगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनते हैं, भावात्मक एकता में कमी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास में बाधा होगी, ये पॉइंट हमने पहले भी बात कर चुका है ना। आर्थिक विकास बाधित होगा क्योंकि एक दूसरे से हम हीन भावना, हीन व्यवहार रख रहे हैं, तो वो तो होगा ही। मूल अधिकारों का हनन होगा, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं उनका जो है यहाँ पे हनन निश्चित तौर पे होने लगेगा। सामाजिक बुराइयाँ बढ़ने लगेंगी, जिसमें एक दूसरे को लोग मारने काटने तक उतरने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, और अपने आप को पूर्ण रूप से एक जानवर जैसा करता है, मतलब लड़ना है मतलब लड़ना है, उसमें कोई सोच नहीं होती, कोई परोपकारिता की भावना नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें जो है इंसानियत में ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम और अन्य
पॉइंट्स के बारे में बात करें तो व्यक्ति की जो है कार्य क्षमता में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा, कार्य क्षमता में कमी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को सब नीचा दिखाने की कोशिश या हीन भावना ग्रसित होने के कारण उसको परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे उनके कार्य क्षमता में जो है कमी देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसको दूर करने के उपाय देखते हैं क्या क्या है ना भाई। इन असमानताओं का जो है हमको अब उपचार करना है। उपचार क्या है इसका, तो उपचार के अंतर्गत अगर हम बात करें पहला, तो हमको महिला सशक्तिकरण पर बल देना होगा, है ना भाई। दूसरा पॉइंट के बारे में अगर बात करें, महिला सशक्तिकरण को बल देने से क्या होगा कि महिलाएं जो है उनको जो है जब सशक्त जो बना दिया जाएगा, तब वो जो है जो समाज के दृष्टिकोण में स्वतः परिवर्तन जो है देखने को हमको मिल सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, शिक्षा का प्रचार या प्रसार जो है हमको करना है, जिस कारण से इस प्रकार की असमानताओं का अंत हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करने से क्या होगा, राष्ट्र से संबंधित चीज़ों के बारे में उनको प्रेम, सहानुभूति और एक सम्मान की भावना विकसित होगी प्रत्येक नागरिक में, जिससे जो है देश की एकता और अखंडता जो है बनी रहेगी। चौथा बात करें तो सामाजिक मूल्यों का विकास यहाँ पे किया जाना है। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत जो है हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, तो सामाजिक मूल्यों का विकास भी यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का। पांचवा अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास जो है यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करके हम उन असमानताओं को दूर कर सकते हैं। कानून का निर्माण और उसका जो सफल क्रियान्वयन यहाँ पे किया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए, जहाँ पे विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में आएँ और एक दूसरे का जो विशिष्टता है उसको सामने प्रदर्शित करें और एक सम्मान की भावना जो है वहाँ पे विकसित होना चाहिए। एक चीज़ और ख़ास बात यहाँ पे अंतर जाति विवाह है ना, अंतर जाति विवाह जो है इसको बल देना चाहिए। अंतर जाति विवाह को बल देने से क्या होगा, लोग एक दूसरे की संस्कृतियों से, भाषा से, सभी प्रकार की चीज़ों से जो है आपस में जुड़ते जाएंगे, जिस कारण से जो है हमको क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे एक धर्म, एक देश वाला कोई फैक्टर नहीं रहेगा, एक धर्म ही होगा उसका, एक राष्ट्रीय धर्म होगा, और वो क्या होगा कि वो भारतीयता होगा। हालांकि उनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं होंगी, लेकिन जब वो इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, कोई असमानता व्यवहार करने संबंधी कोई गुण या अवगुण नहीं रहेंगे, और पूरी तरीके से देश जो है सशक्तता की ओर या फिर विकसित देशों में जो है गिनती आने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने देखा, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी पूछे ही जाते हैं, है ना भाई। तो इस तरीके से हमको जेंडर एवं अन्य असमानताएं जो हैं उनको ध्यान में रखना है, उनके बारे में जानकारी रखना है, और साथ ही साथ जब तक जानकारी नहीं रखेंगे, समझ नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरों को इसके बारे में कोई जानकारी या फिर जो समझ है वो बता नहीं पाएंगे, जिससे वो भी उसी क्षेत्र में अग्रसर होगा जो हमने अभी तक कई बार दोहराया है। ठीक है, आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।